नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो पॉलिटी का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है, संविधान निर्माण टॉपिक क्या था। दोस्तों, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है। देश की जनता के हित के लिए जो कानूनों का समूह बनाया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। जो सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक अनेक प्रकार से कानूनों की व्यवस्था का जो समूह होता है उसे संविधान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हम लोग जब अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे तो गुलामी से लेकर के और फिर जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उन अधिवेशनों में संविधान की मांग स्टार्ट हुई। तो मांग टॉपिक पढ़ा, मांग को स्वीकार करने वाले फिर प्रस्ताव आए थे, उस प्रस्ताव टॉपिक को पढ़ा है। दोस्तों, हमने जैसे हमारे प्रस्ताव टॉपिक कंप्लीट हुआ तो हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है BN राव, जो संविधान में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। वो BN राव 60 देशों का अध्ययन करके भारत का संविधान बना करके लेकर के आए थे। उन्हीं को ही फिर अपन ने कहा था कि उनको एक प्रारूप समिति को सौंपा गया, जिस प्रारूप समिति ने दोस्तों हमारे संविधान को क्या किया है, लिखा है। वर्तमान जो रूप दिया है वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। संविधान निर्माण से संबंधित जो 2 वीडियो जो है वो अपलोड की जा चुकी है। आज उसी को अपन आगे कंटिन्यू देखेंगे। दोस्तों, हमने पढ़ा था उसमें संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। आज इसी संविधान टॉपिक का तीसरा लेक्चर है जी, संविधान निर्माण टॉपिक। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। संविधान जो था इसमें हमने मांग पढ़ी, प्रस्ताव पढ़े, संविधान की बैठकें होने लगी। बैठकों में दोस्तों भारत का संविधान बनाने का काम स्टार्ट हुआ, जिसमें 2 प्रकार की, एक अंतरिम सरकार बनी और दूसरी संविधान सभा बनी थी। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष GV मावलंकर थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, जबकि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, फिर स्थायी बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा दोस्तों संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हो जाती है, उन्हीं बैठकों में महत्वपूर्ण कार्य होने स्टार्ट हुए थे। ये हमने कंटिन्यू यहाँ तक पढ़ा है जी। इसके अलावा 16 अगस्त 1946 को दोस्तों उस समय अंतरिम जो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने प्रत्यक्ष दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने इससे भाग लेने के लिए इनकार कर दिया था। यहाँ तक हमने 2 वाली वीडियो में अपलोड किया जा चुका है आपका वो पॉइंट। इसके आगे पढ़ते हैं जी। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, जिनमें से 22 महत्वपूर्ण समितियां, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति आई थी प्रारूप समिति। उसके अलावा आगे पॉइंट देखते हैं जी। तो एटली घोषणा पत्र, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, जिनका पूरा नाम है जी क्लीमेंट एटली, इस क्लीमेंट एटली ने घोषणा पत्र भारत में भेजा जो फरवरी 1947 में भारत पहुंचा था। और इस एटली घोषणा पत्र में इन्होंने ये कहा था कि भारत के जो वाइसराय हैं, भारत के वाइसराय, तो वाइसराय जो बनेंगे वो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर नए बनाए गए थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के अंतिम वाइसराय ही होंगे ये बाद में। तो वाइसराय लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कौन बनाए गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, किसके स्थान पर बने थे, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इनको हटा करके बनाए गए इस घोषणा पत्र में। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि इन्होंने ये कहा 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ऐसा एटली घोषणा पत्र में लिखा था। भारत की आज़ादी का सबसे पहला प्रस्ताव है जिसमें आज़ादी की बात कही गई थी। 30 जून 1948 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अंतिम वाइसराय किसको बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अब सवाल यह उठता है, इन्होंने कहा कि 1948 में आज़ाद करेंगे भारत को, लेकिन हमारा देश तो उससे पहले ही आज़ाद हो गया। भाई, हमारा देश तो 1947 में ही आजाद हो गया ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना लागू करते हैं, उसका नाम आता है जी माउंटबेटन मिशन। कंटिन्यू अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। संविधान की मांग टॉपिक आई सबसे पहले, फिर मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव आए, फिर उसके बाद दोस्तों प्रस्ताव के बाद चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, परिणामों में बैठकें होने लगी, बैठकों के बाद एक प्रारूप समिति, टोटल 22 समितियां थी, इनमें महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसके अलावा एटली ने घोषणा पत्र भेजा। उसके बाद आता है माउंटबेटन मिशन। यह माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 को जी। माउंटबेटन योजना भारत में कब बनती है, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना बनाई गई, जिस माउंटबेटन मिशन के तहत
भारत के दो विभाजन कर दिए गए, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। क्वेश्चन पूछता है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ जी? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन मिशन के तहत हुआ था। इसी योजना के तहत जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे उनकी संख्या घट करके कितनी बच गई? 324 रह गई। कितनी बच गई भाई? 324 रह गई। याद रखिएगा संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद कितने सदस्य बच गए? इसमें 324 रह गए थे। तो 324 सदस्यों में विभाजन के बाद यहाँ पर संख्या बच करके अपने सामने आ गई थी। 324 सदस्य इसमें यहाँ पर हुए। 324 सदस्य जब संविधान सभा में एक माउंटबेटन मिशन योजना के तहत आए थे, इसमें से अगला पॉइंट ये है माउंटबेटन मिशन योजना। तो 324 सदस्य बच गए। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। जैसे ही दो देश बने दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? दंगे होने स्टार्ट हो गए। यानी कि भारत में जो मुसलमान जो थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और पाकिस्तान के जो वर्तमान जो क्षेत्र यहाँ पर जो हिंदू वर्ग रहते थे उनको कहाँ पर आना पड़ा? भारत में आना पड़ा। कहने का पॉइंट ये है, अगर ये भारत का मैप है तो इस समय ये जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र आज है जी, इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र उसमें भारत में था। अगर मान लो ये क्षेत्रों में लाहौर, मुल्तान ये क्षेत्र थे, यहाँ पर अगर हिंदू वर्ग रहता है तो हिंदू समुदाय के जो लोग रहते थे उनको कहाँ पर आना था? भारत में आना था। और इस भारत में कहीं पर भी जो मुसलमान लोग रहते थे इनको कहाँ पर जाना था? पाकिस्तान में जाना था। हिंदुओं को भारत में आना था और मुसलमानों को कहाँ पर जाना था? पाकिस्तान में जाना था। विभाजन के बाद, विभाजन कब हुआ था? माउंटबेटन मिशन के तहत विभाजन हुआ। तो हिंदू वर्ग को भारत आना है और मुस्लिम वर्ग को कहाँ पर जाना है? पाकिस्तान में जाना है। अब ये जो विभाजन हुआ, इस विभाजन के तहत आपने एक मूवी देखी होगी गदर मूवी। उस मूवी में रियल में विभाजन का जो पार्टिसिपेट है वो दिखाया गया है। उसमें ये दिखाया गया था कि गदर मूवी का सीन, एक छोटा सा पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसमें ये दिखाया गया जैसे ही विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान से जो ट्रेन आ रही थी हिंदुओं की, जो लाहौर से अमृतसर आ रही थी, तो उसमें जो ट्रेन में आ रहे थे हिंदू वर्ग जो बैठ करके आ रहे थे, उन लोगों को वहाँ मार दिया गया। यानी कि खून से भरी हुई ट्रेन भारत में आई। जब भारत के अमृतसर वाले जो सिखों ने देखा कि भारतीय हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे उन्होंने भी खून से भरी हुई ट्रेन, लाशों से भरी हुई ट्रेन जो थी वो कहाँ पर भेजी? पाकिस्तान में भेजी। ये क्रम चलता रहा। वहाँ से हिंदुओं को मारकर भारत में भेजा गया और यहाँ से मुसलमानों को मारकर पाकिस्तान में भेजा गया। तो यहाँ पर दंगे हुए। उन दंगों से डर करके, ऐसा कहते हैं कि उन दंगों से डर करके इस माउंटबेटन ने खबर पहुंचाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के पास, और क्लीमेंट एटली ने दोस्तों ब्रिटेन की संसद में एक बिल पेश किया। उस बिल का नाम आता है भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947। पहला पॉइंट आया, क्लीमेंट एटली ने घोषणा पत्र भेजा जिसमें भारत को 1948 तक आज़ाद करने की बात की, लेकिन अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बना दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए। इसमें महात्मा गांधी ने खूब इन्होंने प्रयास किया था कि भारत और पाकिस्तान दो देश ना बने। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे लाश पर से गुजर कर ही भारत का विभाजन होगा, लेकिन वहाँ पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना इतना अनिवार्य हो गया दंगों को रोकने के लिए। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो एक अलग मुस्लिम लीग जो उनकी चल रही थी, वो मुस्लिम लीग अलग से पहले से एक संविधान चाहती थी, एक देश चाहती थी, तो वो मुद्दा एक बड़ा था। उन मुद्दों के तहत भारत और पाकिस्तान दो देश बने। उनको जब दंगे हुए तो उन दंगों से घबरा करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, तो ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन की संसद में यह अधिनियम, यह बिल जो है ना जी, ये एक्ट जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये वहाँ की ब्रिटेन की संसद में 2/3 बहुमत से पारित करवाया। और अंतिम हस्ताक्षर जो वहाँ के सम्राट करते हैं, सम्राट का नाम था भाई जॉर्ज डोर फोर्थ, सम्राट जॉर्ज डोर फोर्थ। इन्होंने हस्ताक्षर किए 18 जुलाई 1947 को। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज डोर फोर्थ के द्वारा हस्ताक्षर करके
क्लीमेंट एटली के द्वारा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पेश करवाया गया था, उसको पारित किसने किया था? सम्राट जॉर्ज डोरफोर्थ ने जिसको पारित किया 18 जुलाई 1947 को, यानी ब्रिटेन के द्वारा लिखित रूप से भारत को आज़ाद किस तारीख को कर दिया गया था? 18 जुलाई 1947 को दोस्तों आज़ाद कर दिया गया था। लेकिन हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। उम्मीद आपके पॉइंट समझ में आया होगा। कंटिन्यू देखिएगा आप दोनों वीडियोस को, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी। पहले हमने पढ़ा था संविधान का परिचय, संविधान की मांग, उसके बाद संविधान की मांग को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव, विभिन्न उसके चुनाव हुए थे, चुनाव के बारे में, चुनाव के बाद दोस्तों फिर बैठकें वगैरह हुई, बैठकों के बाद प्रारूप समिति आई और उसके बाद एटली ने घोषणा पत्र भेजा है, माउंटबेटन मिशन आया, उसके अलावा दोस्तों फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया जी। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को भारत को क्या कर दिया गया? आज़ाद कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अपने कुछ इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं या कुछ डेट्स हैं वो देखते हैं। तो इसका जो डेट थी एक आपको याद रखनी पड़ेंगी डेट्स। पहली एक डेट आती है जिसमें 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसका हिंदी महा भी आपसे पूछता है क्योंकि जो प्रस्तावना थी वो इस दिन लागू हुई थी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006, विक्रमी संवत 2006, ये जी इसका हिंदी माह है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006। इस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिएगा जी। इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, अनेकों बार पेपर में पूछे जाते हैं। किस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ था। इस दिन संविधान में केवल एक भाग लागू हुआ, उसका नाम है जी 2, और भाग 2 का नाम क्या आता है? नागरिकता। और नागरिकता का जो उल्लेख है दोस्तों वो कितने अनुच्छेदों में आता है? 5 से 11 में आता है, 5 से 11 में आता। आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 16वां नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। वो 16 अनुच्छेद आपके सामने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 379, 380, उसके बाद 88, 88 के बाद 89, फिर 91, 92 और 93। ये दोस्तों कितने अनुच्छेद उस दिन स्वीकार किए गए थे? तो ये 16 अनुच्छेदों को उस दिन क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, लागू किया गया था। कौन सा भाग लागू किया गया? केवल 2। कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेद लागू किए गए। मैं ये कह रहा हूँ इस दिन नागरिकता को लागू किया गया, भाग 2 को लागू किया गया। कौन भारत के नागरिक हैं? अब आपका पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन से अनुच्छेद उस दिन लागू नहीं हुए नागरिकता के, ये ध्यान से देखिएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो नागरिकता के अनुच्छेद लागू हो गए। नागरिकता का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में आता है? 5 से 11 में आता है जी। 5 से 11 में से कौन से अनुच्छेद इस दिन लागू नहीं हुए थे? तो 10वां और 11वां लागू नहीं हुआ। ये लिख रखा है 5, 6, 7, 8, 9 तक इस दिन लागू हुए थे। 10वां 11वां फिर जोड़ा जाएगा बाद में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है, इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 के ही दिन क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, किन्होंने? 284 सदस्यों ने दोस्तों संविधान को अंगीकृत किया। संविधान को क्या किया? अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया या आत्मर्पित किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पेपर में आपसे इनका क्रम पूछा जाता है। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अंगों को नियमित करके पढ़ाई के लिए अर्पित कर दो जी, या नौकरी प्राप्त करने के लिए अर्पित कर दो। ये क्रम याद रखना पड़ेगा। पहले अंगों को
कंट्रोल करो, नियमित करो और फिर अर्पित कर दो। ठीक है जी। उसके बाद 5वां पॉइंट इसमें ये आता है कि इसी दिन संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा कहा जाता है जिसको, वो क्या है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को भी इसी दिन स्वीकार किया गया था। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 26 नवंबर 1949 की तारीख को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 इस दिन संविधान सभा के कितने सदस्यों ने आंशिक रूप से लागू किया था संविधान को जी? 284 सदस्यों ने आंशिक रूप से संविधान को लागू किया। इस दिन भाग 2 नागरिकता लागू की गई। इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। इस दिन 284 सदस्यों ने अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया और प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। यानी कि संविधान हमारा लागू हुआ। कैसे? आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी? तो 26 नवंबर को ये कौन सा क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर को आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान। संविधान में क्या लिखे हुए? विधि। और विधि को ही क्या कहा जाता है? कानून। इसलिए आपसे पूछे संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको एक डेट समझ में आई होगी। 26 नवंबर 1949 को ये सदस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 389 सदस्य कब थे? जब संविधान सभा बनी तब। उसमें से कितने सदस्यों ने भाग लिया? 296 में। कितनों ने नहीं लिया? 93 ने भाग नहीं लिया। जब विभाजन हुआ उस समय कितने सदस्य थे? 324 थे भाई। लेकिन जब 1947 में, यहाँ पर जब 1947 से जब 1947 में देश आजाद हुआ उस समय दोस्तों इस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का क्या किया गया? पुनर्गठन, यानी कि दोबारा से इसको निर्माण किया गया। उसमें कितने सदस्य बच गए थे? तो विभाजन के बाद 324 सदस्य हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संख्या किस प्रकार से थी? तो पुनर्गठन जब हुआ तो यहाँ पर 299 सदस्य बच गए। कितने बचे जी? 299। इन 299 में से 229 सदस्य निर्वाचित थे। कितने सदस्य थे निर्वाचित? 229। बचे 70 सदस्य कैसे थे? इसमें मनोनीत थे। 229 सदस्य निर्वाचित थे और 70 कैसे थे भाई? इसमें मनोनीत सदस्य थे। किस तारीख को? 1947 को, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन में 299 सदस्य बच गए थे। इनमें से 229 निर्वाचित, 70 मनोनीत थे। लेकिन जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित संविधान को लागू किया गया आंशिक रूप से, तब कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। और दोस्तों महिलाओं की संख्या पूछे तो महिलाएं कितनी आ जाएंगी? 12। यानी कि टोटल संविधान में 15 महिलाएं थी, लेकिन इसको स्वीकार करने वाली जो महिलाएं थी या अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करने वाली जो महिलाएं 284 सदस्यों में से, उन महिलाएं कितनी आएंगी? 12 महिलाएं थी इसमें जी। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी तारीख की। 26 नवंबर 1949 के बाद दूसरी तारीख आई है इसमें 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 दोस्तों, इस तारीख को और समझिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्वेश्चन पूछेगा कौन से नंबर की अंतिम बैठक हुई? 166वीं। इसी दिन संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, अंतिम अधिवेशन हुआ। अंतिम अधिवेशन कौन से नंबर का था जी? 12वें नंबर का अंतिम अधिवेशन था। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को स्वीकार किया, यानी कि वंदे मातरम को स्वीकार किया। और इसी दिन दोस्तों हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को भी स्वीकार किया गया। राष्ट्रगीत के बारे में कुछ पॉइंट्स पेपर में आते हैं। राष्ट्रगीत कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? तो आनंद मठ में से लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन इसके रचयिता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। आनंद मठ यहाँ से लिया गया है। इसकी गायन की जो अवधि होती है वो कितनी होती है भाई? तो गायन की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड, या अपन कह सकते हैं 65 सेकंड इसकी क्या होती है भाई? अवधि होती है। 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रगान जो है जी ये गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गुरुदेव
रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये गीतांजलि के रचयिता हैं। गुरुदेव इनको उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। जब इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, तो वहां पर महात्मा की उपाधि गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और उसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव कह करके संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान की जो समय अवधि होती है वो कितनी होती है जी, 52 सेकंड में गाया जाता है। और अमार सोनार बांग्ला के नाम से, बांग्लादेश का भी अमार सोनार बांग्ला के नाम से भी जो अपना जनगणमन है, ये अमार सोनार बांग्ला के नाम से वहां का भी राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान है। और कहां का, बांग्लादेश का भाई। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को इस दिन स्वीकार किया गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि दोस्तों इस दिन 284 सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान को, यानी कि जो हमारा संविधान बना ना, तो उस संविधान को यहाँ पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए। संविधान के ऊपर क्या किए, हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए। और दोस्तों जो इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए ना, वो 3 जगह पर हस्ताक्षर किए थे। एक तो हिंदी में, दूसरा हिंदी की मूल प्रति थी, किसकी मूल प्रति थी, हिंदी की फोटोकॉपी, यानी कि हिंदी की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए गए। और तीसरा दोस्तों किस पर किए, अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए गए। यानी कि ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर किए गए कितनी बार, हिंदी में, अंग्रेजी में और हिंदी की फोटोकॉपी पर, मूल प्रति पर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा हमारे देश के लिए संविधान में क्या नाम मिलता है, तो दोस्तों हिंदी में तो अपन क्या लिखते हैं, इसको भारत लिखते हैं, और अंग्रेजी में क्या लिखते हैं भाई, इंडिया लिखते हैं। तो संविधान में देश के लिए 2 नाम है, अंग्रेजी में पूछे तो इंडिया और हिंदी में पूछे तो भारत। हिंदी में इसको लिखने वाले जो थे, यानी कि हिंदी में भारत का जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा है उसका नाम आता है बसंत कुमार वैद्य या बसंत नारायण वैद्य, एक ही नाम है जी, बसंत कुमार वैद्य। और इंग्लिश में जिस व्यक्ति ने इसको लिखा था उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यानी कि इन लोगों ने ये अपना भारत का संविधान अपने हाथों से लिखा है, इटैलिक शैली में जी भारत का संविधान लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान क्या है, लिखा गया है। इंग्लिश में और हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कुमार वैद्य थे। दोस्तों उम्मीद आपके पॉइंट समझ में आया होगा। 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। वही महिलाएं पूछे तो कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, 12 महिलाओं ने यहाँ पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके अलावा बात करें इन जो हस्ताक्षर किए गए थे, सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था, तो सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम हस्ताक्षर किया गया। और अंतिम जो हस्ताक्षर था वो किसने किया था, तो अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महिलाओं में अगर पूछे तो इनकी महिलाएं जो 15 महिलाएं थी, इनकी अध्यक्ष कौन हुआ करती थी, हंसा मेहता। प्रथम महिला का पूछे तो भाई, तो प्रथम महिला हस्ताक्षर करने वाली आप बताना, हंसा मेहता थी। हंसा मेहता के द्वारा प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। उम्मीद आपको ये तारीख समझ में आई होगी। इस दिन अंतिम बैठक हुई 166वें नंबर की, अंतिम अधिवेशन हुआ 12वें नंबर का। इसी दिन राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम महिला हंसा मेहता थी। हिंदी में हस्ताक्षर किए, इंग्लिश में हस्ताक्षर किए, हिंदी की मूल प्रति यानी फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर किए। यानी कि भारत का संविधान इंग्लिश में भी लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया और अंग्रेजी में जो लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। और हिंदी में जो लिखा गया है दोस्तों, किसने लिखा है, तो ये लिखा है बसंत कुमार वैद्य के द्वारा लिखा गया है। और संविधान में हमारे देश के लिए 2 नाम मिलते हैं, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में क्या मिलता है, भारत मिलता है। तो आपको ये तारीख याद करनी है 24 जनवरी 1950 की। एक डेट है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं जिनमें से। अगली तारीख आती है 26 जनवरी 1950। अगली तारीख है जी 26 जनवरी 1950। इस तारीख को दोस्तों हमारा संविधान मूल संविधान बना।
मूल संविधान का अर्थ ये था कि इस तारीख को भारत का संविधान जो है ना वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब दोस्तों हमने पीछे वाली जो वीडियो थी, अभी जो पीछे जो स्लाइड थी, उसमें हमने ये बताया है कि संविधान जो था आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू किस तारीख को हुआ था जी? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप का था छोटे रूप में लागू होना। तो छोटे रूप में किस तारीख को ये लागू हुए थे? तो दोस्तों छोटे रूप में लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये लिख रखा। आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान मूल संविधान बना। इस दिन संविधान में कौन कितने भाग लागू किए गए? तो दोस्तों भाग लागू हुए 22। कितने भाग लागू हुए संविधान में? 22। इस दिन कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? भाई जब 26 नवंबर 1949 की तारीख पड़ी थी ना, तो वहां पर तो हमने लिखा था केवल एक ही भाग लागू हुआ था, दूसरा जिसका नाम आता है नागरिकता। उसके भी 10 और 11 अनुच्छेद इस दिन स्वीकार नहीं किए गए थे, लेकिन इस दिन तो टोटल 22 भागों को लागू किया गया, इसलिए पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस दिन संविधान में 395 अनुच्छेदों को लागू किया गया था और उस दिन केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 5वां पॉइंट है, इस दिन परिशिष्ट भागों की संख्या जो थी वो 5 थी और आज भी कितनी है? इनकी संख्या 5 है। तो परिशिष्ट भाग कितने स्वीकार किए गए थे? 5। और इसके अलावा दोस्तों इस दिन अनुसूचियां जो स्वीकार की गई थी, उन अनुसूचियों की संख्या थी 8। तो कितनी अनुसूचियां इस दिन स्वीकार की गई भाई? 8 अनुसूचियां स्वीकार की गई। लेकिन आज इन्हीं अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। ये हमने पहले आपको बता दिया था। तो 8 अनुसूचियां इस दिन स्वीकार की गई थी और तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 5 परिशिष्ट भाग इस दिन स्वीकार किए गए। इसलिए भारत का संविधान मूल संविधान किस तारीख को बनेगा? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। और संविधान में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लोकतंत्र, यानी गणतंत्र। इसका अर्थ होता है लोगों से मिलकर के बना हुआ समूह, यही है जी संविधान। इसके अलावा एक पॉइंट और देखते हैं, इसी दिन हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है जी? तो आप जानते हो अशोक स्तंभ जो है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ जो है ये इसी दिन स्वीकार किया गया। हमने अभी पढ़ा था राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किस तारीख को स्वीकार किए गए? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ किस तारीख को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अशोक स्तंभ के बारे में आप जानते ही हो, ये सारनाथ से लिया गया है। तो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ स्तंभ मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसमें दोस्तों उल्टे आकार का कमल का फूल है, जिसमें 4 शेर है और 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 शेर दिखाई देते हैं। देवनागरी लिपि में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। एक तरफ घोड़ा, एक तरफ बैल और एक तरफ जो दोस्तों घोड़ा, बैल और सिंह जो क्या बोलते हैं इसको, शेर है जो ऊपर इसमें बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अशोक स्तंभ जो था इस दिन स्वीकार किया गया था। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, चलो अलग डेट में उसको लिखवाऊंगा। यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा, भारत का संविधान मूल संविधान किस तारीख को बना? 26 जनवरी 1950 को। पूर्ण रूप से किस तारीख को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां स्वीकार की गई और 5 परिशिष्ट भाग स्वीकार किए गए, जिनकी संख्या आज अनुच्छेदों की 448 हो चुकी है, भागों की 25 हो चुकी है, अनुसूचियां 12 हो चुकी है। इसके अलावा परिशिष्ट भाग 5 ही थे, 5 ही है। और इस दिन अशोक स्तंभ को स्वीकार किया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और दोस्तों ये अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश थे, मौर्य वंश के जो महान सम्राट अशोक थे, उनसे रिलेटेड है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की पीठ करके बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तारीख आती है 28 जनवरी 1950। ये तारीख जो है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप देख सकते हो स्लाइड्स में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हो तारीख से बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं एक तारीख से। इस दिन दोस्तों संविधान में किसका क्या स्वीकार किया गया? सुप्रीम कोर्ट स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं जी? सर्वोच्च न्यायालय इस दिन स्वीकार किया गया। इसी दिन भारत का उच्चतम न्यायालय स्वीकार किया गया। यानी कि उच्चतम न्यायालय का गठन किस तारीख को हुआ था, या सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तारीख को हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट का गठन इस दिन हुआ था। इस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बना था, इसमें कुल कितने जज थे? तो 1 + 7, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और इसमें 7 अन्य न्यायाधीश थे। 8 अन्य न्यायाधीश अन्य इसमें न्यायाधीश थे। जो एक होता है भाई वो कौन होता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसको अपन बात करें भारत का मुख्य न्यायाधीश।
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो फर्स्ट जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे हीरालाल जे कानिया। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश 28 जनवरी 1950 को स्वीकार किए गए थे इनका पद। हीरालाल जे कानिया इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 + 7 = 8, इसमें कुल जज थे। वर्तमान में दोस्तों अपन बात करें इन जजों की संख्या कितनी है, या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जजों की संख्या, तो वर्तमान में जजों की संख्या है जी 1 + 33 = 34। वही पॉइंट है, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश है जी। तो वर्तमान का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI है वो 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के भारतीय क्या है जी? मुख्य न्यायाधीश हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। 28 जनवरी 1950 को यानी 2 दिन बाद, जिस दिन संविधान बना था उससे 2 दिन बाद क्या किसका पद स्वीकार किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का पद स्वीकार किया गया। 1 + 7 = 8 इसमें न्यायाधीश थे। इसे एक पॉइंट और छूट गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पर देखिएगा इसी दिन जो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को एक पॉइंट और छूट गया अपने यहाँ पर। इस दिन अंतिम बैठक हुई, अंतिम अधिवेशन हुआ, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा एक सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट और था, इसी दिन 284 सदस्यों ने सर्वसहमति का अर्थ होता है सबने सहमति दे दी, हाँ जी, सर्वसहमति से राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया था। किसका पद स्वीकार किया? राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया। किसका? राष्ट्रपति का। किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को इस दिन राष्ट्रपति का पद स्वीकार हुआ था। और प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति बने थे। किस तारीख को इनका पद स्वीकार किया गया था? तो आप बताओगे 24 जनवरी 1950 को। अब पॉइंट ये है, राष्ट्रपति के पद से पहले भारत में कौन सा पद था? तो दोस्तों उस समय अंतिम वाइसराय, अंतिम गवर्नर जनरल बन चुके थे। तो गवर्नर जनरल का पद होता था भारत में, और गवर्नर जनरल जो बने थे उनका जो नाम था वो था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बने थे या अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये जो पॉइंट है ना, गवर्नर जनरल पहले भारत में आए थे गवर्नर, तो पहले बंगाल के गवर्नर कहलाते थे। उसके बाद गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके फिर क्या बने? ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल। और फिर गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय बनाया गया। वायसराय को समाप्त करके फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन करके आए थे। और फिर गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके क्या बनाया गया? फिर हमने राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लिया। और देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बन करके आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको अपन फिर से आगे देखते हैं, एक बार आप पॉइंट समझिएगा। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया गया, लेकिन बंगाल में सबसे पहले EIC जब अंग्रेजों का अधिकार था ना, तो उसमें सबसे पहला कौन सा पद बनाया गया? गवर्नर का पद बनाया गया। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर बन करके आए थे उनका नाम था जी रॉबर्ट्स क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बन करके आए थे? रॉबर्ट्स क्लाइव। उसके बाद दोस्तों गवर्नर का पद समाप्त करके क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, गवर्नर जनरल। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट जो आए थे वही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ये समझिएगा कि पद किस प्रकार से समाप्त होते गए और नया पद क्या बनता गया, ये पेपर में पूछा जाएगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट्स क्लाइव बने थे। फिर है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे जी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बन करके भारत में आए थे। उसके बाद बात करते हैं जी, फिर हमने गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया, ये बंगाल के थे। अब है ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक तो बंगाल के होते थे, अब किसका आ गया? ब्रिटिश भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बन करके आए थे उनका नाम आपने अनेकों बार सुना हो भी होगा, जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब आप ये समझिएगा कि किस प्रकार से पदों का प्रभाव अलग अलग होता गया है। अगला पॉइंट है, ये प्रथम थे तो अंतिम पूछेगा, क्यों? क्योंकि फिर हमने ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को समाप्त करके और फिर वाइसराय का पद ले लिया था। ब्रिटिश भारत का ये प्रथम है, फिर अंतिम ये एक ही थे जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते थे। फिर ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया, और
इन्हें ही ब्रिटिश भारत का फर्स्ट क्या बना दिया जी, वाइसराय बना दिया। इन्हें क्या बना दिया गया, वाइसराय बना दिया गया। और वाइसराय जो थे ये लॉर्ड कैनिंग ही थे। आप ध्यान से देखिएगा 1857 की क्रांति में ये लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था और 1858 में क्रांति के बाद इनको क्या बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को एज ए वाइसराय के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल बने। ये पहले बंगाल के होते थे और अब किसके आगे, ब्रिटिश भारत के। ये ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, अब क्या बन गया, वाइसराय। अब दोस्तों फिर से वाइसराय का पद समाप्त किया और अब क्या बन गए, उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल बना दिए गए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिटिश भारत का ये प्रथम वाइसराय थे। अब की बात है ब्रिटिश भारत का अंतिम वाइसराय। देखो पहले प्रथम वाइसराय थे, अब वाइसराय को हटा करके और फिर से किसका पद ला दिया गया, यहाँ पर गवर्नर जनरल का। लेकिन ये कब तक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम वाइसराय कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने। दोस्तों कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसी में दूसरा पॉइंट और देखिएगा, और स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर से वाइसराय का पद समाप्त किया और फिर क्या बना दिया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। ये भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत के पहले ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे, फिर इन्हें क्या बनाया गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। छठा पॉइंट है जी, ये कह रहा है कि इस प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो अंतिम भी तो पूछेगा, क्योंकि भाई अंतिम के बाद तो राष्ट्रपति का पद आएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, ये दोनों एक ही आदमी है जी, जिनका नाम है CRC राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इनका फुल नाम है जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब क्या हुआ, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया और सर्वसहमति से किसका पद अपना लिया, राष्ट्रपति का पद अपना लिया। तो सर्वसहमति से राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया गया और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। किस तारीख को बने, 26 जनवरी 1950 को इनको राष्ट्रपति के रूप में, एज ए राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन इनके चुनाव नहीं हुए थे, ये मनोनीत राष्ट्रपति थे, देश का एकमात्र राष्ट्रपति जो मनोनीत हुआ और बाद में चुनाव भी हुए, निर्वाचित भी हुए, तो राजेंद्र प्रसाद थे। भाई उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पहले गवर्नर फिर गवर्नर जनरल, ये दोनों बंगाल के होकर होते थे। ये गवर्नर जनरल बने, लेकिन किसके, ब्रिटिश भारत के। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया, वाइसराय लागू कर दिया, फिर वाइसराय का पद समाप्त किया, फिर क्या बना दिए गए, गवर्नर जनरल। लेकिन ये बात कब है, 1947 की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हमने क्या किया, अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया और फिर किसका पद अपना लिया, राष्ट्रपति का पद अपना लिया। ये आपको फैक्ट उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे मिलते हैं, अपना अगला पॉइंट आता है इसमें। 28 जून 1950 की बात थी, इस दिन सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेट और है, वो भी पूछी जाती है अनेकों बार पेपर में, और एक है डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इस दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा है, तो राष्ट्रीय झंडा कौन सा है भाई, तिरंगा। तो तिरंगे को इस दिन क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगे को इस दिन, राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को स्वीकार किया गया था। किस तारीख को, 22 जुलाई 1947 को इस तारीख को स्वीकार किया गया। और आपको पता ही है कि तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं जी, तो 3 रंग होते हैं। पहला जो रंग आता है वो कौन सा आता है, तो पहला जो रंग आता है वो हरा रंग आता है, जो हरियाली का प्रतीक है। बीच वाला जो रंग आता है वो सफेद रंग आता है भाई, सफेद रंग जो है वो सफेदी का या शुभ संकेत का प्रतीक आता है। और नीचे केसरिया जो रंग है भाई वो किसका प्रतीक आता है, तो ये बलिदान और केसरिया वीर गति का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र बना हुआ है, जो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है, ये नेवी ब्लू कलर की है, नेवी ब्लू कलर का है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अलावा अगला पॉइंट और देखिएगा, भारत का
पहली बार झंडा कब फहराया गया था? तो भारत का फर्स्ट टाइम जो झंडा फहराया गया था वो 1907 में फहराया गया था। ये महाराष्ट्र की पारसी समुदाय की महिला थी जिनका नाम क्या था? मैडम भिक्काजी कामा। 1907 में भारत का पहली बार झंडा फहराया था महाराष्ट्र की पारसी समुदाय की महिला मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा। ये महाराष्ट्र की थी और पारसी समुदाय की महिला थी। मैडम भिक्काजी कामा ने जर्मनी में भारत का पहली बार झंडा फहराया था। स्थान था स्टुटगार्ड। तो स्टुटगार्ड 1907 में जर्मनी वाले स्थान पर भारत का पहली बार झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर पूछेगा, भारत का पहली बार झंडा किसने फहराया, कब फहराया, कहां पर फहराया? ये मैंने आपको कांग्रेस के अधिवेशन टॉपिक में पढ़ाया था, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो रावी नदी के किनारे चला था और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों रात्रि 12 बजे 31 दिसंबर 1929 को भारत का पहली बार झंडा फहराया। इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का प्रथम झंडा कब फहराया गया? तो प्रथम बार जो झंडा है वो भारत का प्रथम झंडा फहराया गया। तो ये कहां पर आ जाएगा? तो यहां पर आएगा 1907 में मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा। महाराष्ट्र के पारसी समुदाय की महिला थी और जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया गया। लेकिन अब पूछे भारत का, तो भारत में, क्योंकि उस समय लाहौर वाला क्षेत्र भारत का ही था जी। तो 31 दिसंबर 1929 की बात थी। भारत का प्रथम बार जो झंडा फहराया गया था फर्स्ट टाइम, तो वो कब आ जाएगा? वो आएगा लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रात्रि को 12 बजे झंडा फहराया गया था जी। तो प्रथम बार भारत का। आगे एक पॉइंट देखते हैं। अब आपसे पूछे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब पहली बार झंडा किसने फहराएगा? तो आपको पता ही है जी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश के 1947 में तो लाल किले से तो 15 अगस्त 1947 को तो पहले अपन राष्ट्रपति का पद से पहले किसका पद स्वीकार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। मैंने आपको बताया भी था जिस दिन अंतरिम सरकार गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उस दिन प्रधानमंत्री के रूप में किनको स्वीकार किया गया था? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वीकार किया गया था। तो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले से, दिल्ली में जो लाल किला है, अब आप कह दो कि सर आगरा में भी लाल किला, बिल्कुल है भाई। तो दिल्ली के लाल किले से झंडा कौन आरोहित करता है, कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री फहराता है। तो भारत में आज़ादी के बाद पहली बार झंडा किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज ए पीएम के रूप में यहाँ पर झंडा फहराया। अब क्वेश्चन पूछे भारत का पहली बार झंडा गणतंत्र होने के समय में किसने फहराया? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को आता है और एज ए राष्ट्रपति के रूप में कौन फहराएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फहराएंगे, जो उस समय एज ए मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को यह झंडा फहराया गया था। उम्मीद है आपको झंडे से संबंधित में क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है कि भारत का पहली बार झंडा कहां पर किसके द्वारा फहराया गया था। स्टैटिस्टिक्स जीके का भी क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। उसके बाद अपन बात करते हैं हमारा जो संविधान बन करके तैयार हुआ, इस संविधान में जो वाचन हुए थे वो, तो वाचन हुए 3 प्रकार के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक के। वाचन हुए 3, यानी जनता तक ले जाने को इसको कहा गया और उसमें कुछ सुधार वगैरह किए गए, इनको वाचन कहा जाता है। तो पहला जो वाचन हुआ, आपसे तारीख पूछेगा। फर्स्ट जो वाचन हुआ था वो कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था और कब तक चला था, और थर्ड जो वाचन था जी ये कब हुआ था। तो आपको बिल्कुल इजी से याद हो जाएंगे। पहला जो है जी वो 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ। 4 नवंबर 1948 को पहला हुआ। दूसरा जो है ये 15 नवंबर 1948 को हुआ, 15 नवंबर 1948 को हुआ। और तीसरा जो स्टार्ट हुआ ये 14 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। 4, 15, 14, लेकिन लास्ट वाले में 1949 आ रही है भाई। डेट भी तो बदलेगी, 48 के बाद 49 भी आएगा। तो 4 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को, 14 नवंबर 1949 को। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था प्रथम वाचन। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर
नवंबर 1948 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। और लास्ट जो तारीख थी अपन जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू करेंगे, वो वाली तारीख जो आएगी जी, वो किस में आ जाएगी, तीसरे वाले वाचन की अंतिम तारीख आएगी। तो 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला और फिर है 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में तीसरा वाचन हुआ। और इसी दिन हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। इसी दिन भाग 2 लागू किया गया, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, प्रस्तावना को स्वीकार किया, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया था, आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था। तो ये तारीख है लास्ट तारीख। उम्मीद आपको वाचन में समझ में आया होगा। कितने वाचन हुए? 3। पहला 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 9 नवंबर 1948 तक गया। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक ये अपने वाचन चले। और मैंने आपको जितनी भी महत्वपूर्ण तारीख जो है ना संविधान से रिलेटेड, वो इकट्ठी आपको बता दी है, ताकि आप इनके बारे में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना समझे, कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा आपको पता ही है संविधान निर्माण में लगा कुल समय कितना था। तो संविधान बनाने में कुल लगा समय, तो कितना समय लगा था जी? लगा समय कितना आ जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा टोटल संविधान बनने में। लगभग जो खर्चा आया था, तो पूरा खर्चा आपसे पूछे तो कितना आएगा संविधान निर्माण में? तो इस समय जो खर्चा आया था दोस्तों, वो था 63,96,729 रुपए का इसमें क्या आया था? खर्चा आया था। तो लगभग पूछेगा तो कितना आ जाएगा? तो 96,000 हो चुके हैं, तो लगभग आ गया, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। 64 लाख रुपए खर्चा आया लगभग में। ये आपको याद पॉइंट रखने हैं। 3 वाचन हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, कुल खर्चा 63,96,729 रुपए का आया था। संविधान जो है ये लिखने वाले, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा आप। संविधान में महत्वपूर्ण समिति, तो संविधान में 22 समिति महत्वपूर्ण थी, 22 समितियां थी, जिसमें से महत्वपूर्ण समिति कौन सी आएगी? तो अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण समिति की। तो ये कौन सी थी? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या पांडुलेखन समिति। और इसी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। संविधान का आधुनिक भारत का निर्माता किनको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलेंगे जी। तो संविधान का पिता है डॉक्टर BR अंबेडकर। इसके अलावा अगर बात करें अपन संविधान को इटैलिक शैली में अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले कौन थे? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में जिन्होंने लिखा था, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इन्होंने इसको इटैलिक शैली में लिखा था और अंग्रेजी भाषा में लिखा। और इसके बदले में इन्होंने कोई पैसे भी नहीं लिए, बस लास्ट जो है हस्ताक्षर किया था हर पेज के ऊपर लास्ट लाइन में। इसके अलावा बात करते हैं संविधान को हिंदी में लिखने वाले, संविधान को हिंदी भाषा में लिखने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है बसंत कुमार वैद्य। बसंत कुमार वैद्य ये जो थे, इन्होंने हिंदी में लिखा था भारत का संविधान। बसंत कुमार वैद्य। संविधान को जनता तक ले जाने का श्रेय, संविधान को जनता तक पहुंचाने का श्रेय, संविधान को जनता तक पहुंचाने का श्रेय, यानी जनता इसको जाने, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका श्रेय दिया जाता है। संविधान को जनता तक पहुंचाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा दोस्तों संविधान पर प्रथम भाषण किसने दिया था? तो फर्स्ट जो भाषण था वो किसने दिया? संविधान पर प्रथम भाषण महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम भाषण दिया गया था। संविधान या प्रस्तावना को सजाने वाले कौन थे? संविधान या प्रस्तावना को सजाने वाले कौन थे? संविधान या प्रस्तावना को सजाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है जी आचार्य नंदलाल बोस। आचार्य नंदलाल बोस या राम मनोहर सिन्हा, 2 नाम याद रखने पड़ेंगे आपको इनका, आचार्य नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। इनके द्वारा संविधान को क्या किया गया था? सजाया गया था। राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। इतना आपको संविधान टॉपिक में याद करना पड़ेगा। ये टॉपिक था आपका संविधान निर्माण। संविधान क्या होता है ये पढ़ा, संविधान का परिचय पढ़ा जी। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। संविधान
जो होगा लिखित किसका है, वो विशेषताएं क्या थी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उसके अलावा सबसे कठोर, सबसे लचीला किस देश का आता है, और सबसे पहला लिखा गया, नया लिखा गया, एशिया महाद्वीप में सबसे पहला, एशिया में सबसे नया, ये हमने लिखित संविधान में पढ़ा। कितने देशों का अलिखित संविधान है, रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित कितने देशों का संविधान होता है, ये टॉपिक पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने बताया कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने, गुलामी से छुटकारा पा करके फिर हमने संविधान बनाने की मांग स्टार्ट की कांग्रेस के अधिवेशनों में। वो सबसे पहले संविधान की मांग आई, मांग के बाद प्रस्ताव आए जिनमें संविधान की मांग को स्वीकार किया गया। उन प्रस्तावों में फिर 389 सीट निर्धारित की गई। उन्हीं 389 सीटों में से फिर दोस्तों क्या हुआ, संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 296 सदस्यों में 15 महिलाएं जीत करके आई थी, और फिर उसके बाद संविधान की बैठकें होने लगी। बैठकों में भारत के संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद क्या हुआ, इटली घोषणा पत्र भारत में भेजता है जिसमें कहा कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा, और उसमें अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में उसने किसको नियुक्त किया था, लॉर्ड माउंटबेटन को। और माउंटबेटन एक मिशन लेकर के आया जिसका नाम आया था माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन मिशन। इसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 324 सीटें बच गई 389 में से। उसके बाद दोस्तों भारी मात्रा में दंगे हुए। दंगों के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक अधिनियम पेश किया गया, इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1947। इसके तहत 18 जुलाई 1947 को सम्राट जॉर्ज IV ने हस्ताक्षर करके भारत को आजाद किया। महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के बारे में जाना। उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में जाना। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना भाग 2 16 अनुच्छेदों को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान स्वीकार किए गए। राष्ट्रपति के पद से भारत में गवर्नर जनरल का पद होता था, वो समाप्त किया और राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया गया। एकमात्र भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, उसके बारे में पढ़ा है जी। 24 जनवरी 1950 के बाद हमारे 26 जनवरी 1950 को इस दिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, मूल संविधान हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को स्वीकार किया गया। इसके अलावा दोस्तों फिर हमने पढ़ा था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा इसके अलावा 63,96,729 रुपए 3 वाचन हुए। और जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड हमने इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद है दोस्तों आपकी टॉपिक समझ में आया होगा। संविधान निर्माण को हमने 3 टॉपिक्स में या 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। और आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संविधान से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि दोस्तों आपको अपने दोस्त सर की ये मेहनत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।